नमस्कार, मैं धीरेंद्र। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरों की दौर में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। मंत्री इरफान अंसारी ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी पर जताई नाराजगी। कहा, भाजपा ने पार की निर्दयता की सारी हदें। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर जताई चिंता। अंडाल में नवजात की मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा। परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। नबगनपुर में ईसीएल कर्मी के घर चोरी। लाखों की नगदी और सोना पर चोरों ने किया हाथ साफ। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। हजारीबाग जिलों का सड़क बना हादसों का सड़क। बरकट्टा प्रखंड में NH-19 पर अधूरा फ्लाईओवर निर्माण अब लोगों की जान पर बनाया। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के मध्य प्रदेश मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे देश की आन बान और शान है। ऐसी बहादुर महिला योद्धा पर अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है और शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सेना के उन सभी जाबाज महिला सैनिक जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का सफाया किया, उन्हें झारखंड बुलाकर सम्मानित करेंगे। उनका पैर छूकर उन्हें सम्मान देंगे और भाजपा को यह बताएंगे कि वे कुछ सीख लें। धनबाद के लगभग 80 NGO यहाँ पे आए हैं और मैं जो हालत देख रहा हूँ कि समाज का ये लोग आईना है, दर्पण है ये लोग, और इनको जो काम मिलना चाहिए इस मुकाम पे इन लोगों को रहना चाहिए नहीं है। बड़े बड़े NGO को काम मिलता है और वो लोग पूंजीपतियों को ही प्यारे होते हैं वो लोग। तो हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार और हम लोगों ने निर्णय लिया है, जो छोटे छोटे NGO हैं जो गांव तक पहुंचे, लोगों का काम करें, उनको हम लोग फीडबैक देंगे, फीड देंगे, ताकत देंगे हम लोग। तो उस दिशा में आज एक सेमिनार है यहाँ पर। हमने कहा है सभी लोगों को कि आप लोग, सरकार भी आपको मदद करेगी, आपको BCCL हो, CCCL हो और कौन है, टाटा है, अदानी है, अंबानी है, DVC है, MPL भी है यहाँ बगल में है। मैं उनसे वार्ता करूँगा, उनके डायरेक्टर से वार्ता करूँगा, उनके MD से वार्ता करूँगा और इनकी जो भूमिका है उसमें भी होनी चाहिए। अब केवल पेन पेपर में NGO चल रहा है, काम दिखता नहीं है बहुत लोगों का। हम चाहते हैं, ये लोग काम करना चाहते हैं, समाज में योगदान देना चाहते हैं, समाज में सेवा करना चाहते हैं, तो आगे कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। आज इनकी पीड़ा मैं सुना हूँ, खराब भी लगा और कुछ सुझाव भी इन्होंने दिया है जिसको हमने एडॉप्ट किया है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हम NGO को और अच्छा करेंगे, इनसे काम लेंगे, सरकार इनको मदद करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी स्वास्थ्य में तो बदलाव हो ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं हर जगह। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इनका काम लेंगे। हमने कहा है कि NHM में हमारे पास काफ़ी फंड है, हमारे पास कई योजनाएं हैं, तो बेहतर ढंग से अगर सुचारू हो तो हम लोग तो हायर करते हैं एजेंसी को, तो वाई नॉट NGO को हम लें, इनके माध्यम से काम कराएं, इनके माध्यम से स्वास्थ्य जो है हमारा जागरूक हो, गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, तो इनकी मदद हम लेंगे, NGO की मदद लेंगे। अब सोफिया कुरैशी के बारे में मैं क्या बोलूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं उनका बयान मैंने देखा, अच्छा नहीं लगा हमको। आप सेना का मनोबल को तोड़ दिया भाजपा ने। उनका जो आत्मविश्वास है उस पर भाजपा ने चोट लगाने का काम किया। अब सेनाओं में भी जात पात अगर ये लोग करेंगे तो ठीक नहीं लगता है। आज देखिए, मैं तो मोदी जी को कहूँगा, भाजपा को कहूँगा, क्यों भेज दिया सोफिया कुरैशी को आप लोग? आपके मंत्री मोदी जी इस तरह बोल रहे हैं तो क्या बीतता होगा बताइए? उनका मनोबल तो टूटता होगा। अगर सोफिया कुरैशी गई, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, आतंकवादियों को खत्म कर दिया और इसी बीच में वो मर जाती तो क्या होता बताइए? तो जाबाज महिला है ना, उस महिला को सम्मान मिलना चाहिए। मैं तो कहूँगा, देखिए अभी मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और जो भी जाबाज जो हमारी बहनें हैं
जिसने पाकिस्तान के जाकर पाकिस्तान को मार गिराया, आतंकवादियों को मार गिराया, वैसे महिलाओं को, न केवल सोफिया कुरैशी, और भी हमारी बहनें थी वहाँ, लेफ्टिनेंट थी, और भी सारे लोगों को, हम लोग को सम्मान करना चाहिए। और हम झारखंड बुलाएंगे उन लोगों को, और झारखंड बुलाकर उनका सम्मान हम लोग करेंगे और सलूट करेंगे, उनका पैर भी नमन करेंगे, पैर छुएंगे, नमन नहीं छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे कि ये ताकतवर, यही असली सेना है, यही असली योद्धा है। और मैं सीख दूंगा भाजपा को, सीखो, ऐसे नहीं होता है। दिन रात सेवा करता है बॉर्डर, इसी का राज्य, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुरक्षित है, वो सेना के बॉर्डर में रक्षा करते हैं हमारा, और उसका मनोबल कोई भाजपा तोड़े तो ठीक नहीं लगता है। तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आप सेटिस्फाइड हैं उसके लिए? आप खुश हैं? निर्लजता की हद पार कर दिया है भाजपा, ठीक है। अब लगता नहीं है कि भाजपा ऐसा समाप्त हो रहा है। आप देख लीजिएगा, जनता में आक्रोश है, व्यापक आक्रोश है। किस बात का तिरंगा यात्रा भाई? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है। झारखंड के सभी जिलों में घूम कर वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर और सांस्कृतिक संरचना पर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और राज्य सरकार को अपनी मोदी का आभार प्रकट किया। चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेशियों की पहचान के लिए विशेष फोरम गठित करने का निर्देश राज्य सरकार की निष्क्रियता इस गंभीर मामले को चिंतित हो गया। कांग्रेस पार्टी बोल रहा है ना, पूरे मुख्यालय में प्रदर्शन करने का बात। कांग्रेस पार्टी को ये बोलने का भी अधिकार नहीं है। 1951 तक आदिवासी का धर्म कोड था और 1961 में कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिया था। इसलिए सबसे पहले तो उन लोग को माफी मांगे, उन लोग का नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कांग्रेस, कि ये आदिवासी को ये स्थिति में लाने का ये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस कभी नहीं झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी के प्रति उसका हर समय गलत भावना है, था और है। दादा, नई शराब नीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसलिए उसका बोलने का ही अधिकार नहीं है। ये सब पहले वो अपना गलती तो सुधारे। जब हमने पिछले दिन ने आप लोग को बोल दिया 1967 में कांग्रेस के एमपी था सबसे बड़ा आदिवासी नेता कार्तिक उरांव, उसी समय एक बिल लाने का काम किया कि डीलिस्टिंग लागू हो, नहीं तो एक दिन आदिवासी इस रूढ़िवादी पर नहीं बचेगा। और उस समय भी कांग्रेस केंद्र में सरकार था। बिल लाने के बाद समिति में भेज दिया, समिति का सिफारिश भी आ गया, हाँ लागू होना चाहिए। उन्नीस 69 में 322 एमपी भी हस्ताक्षर करवा के दे दिया था। 26 राज्यसभा सदस्य भी, संसद सदस्य, लेकिन ये लागू होना चाहिए आदिवासी बचाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। नहीं तो आज धर्म परिवर्तन नहीं होता ना, आदिवासी अस्तित्व को संकट में नहीं आता ना। ये हर समय कांग्रेस आदिवासी को उनका मूल भावना से खत्म करने का हर समय उसने काम किया है। इसलिए उसको तो ये सब बोलने का नैतिक अधिकार अलाउ नहीं होना चाहिए। वहीं अंडाल के उखरा में एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। मृत शिशु के रिश्तेदार त्रिशा भंडारी के अनुसार गर्भवती मंगला साहू को प्रसव पीड़ा के चलते भर्ती किया गया था, लेकिन
स्टाफ ने गंभीरता नहीं दिखाई। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन अस्पताल में एकत्रित होकर विरोध जताने लगे। हालात तनावपूर्ण होने के बाद उखरा चौकी से बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई। वहीं अस्पताल के डॉक्टर चंदन सेन ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि महिला एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, जिसके जोखिम से पहले ही परिजनों को बताया गया था। उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। কালকে 3টে থেকে লেবার পেন এসছে, হসপিটালে আমরা ভর্তি করেছি। ডাক্তারবাবু তখন আসেন নাই, আমরা ভর্তি করলাম। তখন নার্স দিদিরা একজনে ছিলেন, বললেন ভর্তি করুন, ওষুধ দিচ্ছি। ওষুধ দেওয়ার খানিকক্ষণ পরে বলছে আপনাদের এখনো সময় আছে, বাড়ি নিয়ে যান। তার ব্যথা হচ্ছে, ব্লিডিং হচ্ছে, জল বেরোচ্ছে, কোনো কেয়ার করছে না। দিয়ে তারপরে যদিও বা বলে করে ডাক্তারবাবুর ইয়েতে রাখা হলো, তখন এরা বলছে যে থাকুক। ডাক্তারবাবু এলেন সাড়ে 3:30টার সময়, ভোর 3টে থেকে 3:30 ডাক্তারবাবু এসে চেক আপ করলেন। তারপর কি হলো, মানে কি মনে হচ্ছে আপনার, কি কারণে এই ঘটনা? গাফিলতি, পুরো গাফিলতি। কেন না নার্স দিদিদের হাতে পায়ে ধরে ধরে সব ডাকা হচ্ছিল, তখনও কেউ এলেন না। আচ্ছা, বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগে মারা গেছিল নাকি? জন্ম নেওয়ার আগে যখন ডাকছি যে একবার চেক আপ করে, যে মেয়েটার কম বয়স, পাচ্ছে না, তখন বলছে লেবারের পেন তোমরা জানো না, এইভাবে কথা। আর কেউ চেক আপ করতে আসে না। তারপরে একজন এসে বললেন যে হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তৈরি ধরি। আজকে কাল 3টে থেকে আজ অব্দি ওই রকম পেশেন্ট পেলাম। আর কাল রাত্রে 6:30 7টার সময় ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বললেন, বললেন বাচ্চা ভালো আছে, মা সুস্থ আছে, পজিশন ভালো, নর্মালে হবে, কিছু প্রবলেম নাই। আপনারা কাল 9টার সময় আমরা ওষুধ দেবো, 9টা থেকে বাচ্চা পেন উঠবে, বাচ্চা হবে। তো আপনাদের থানায় অভিযোগ করছেন কারোর বিরুদ্ধে? তার বিরুদ্ধে করবো ডাক্তারবাবু, নার্স সব এক। থানায় জানাচ্ছেন আপনারা? এই তো সব এক। একটা হচ্ছে পেশেন্টটা হচ্ছে এসএলই পেশেন্ট, হ্যাঁ, পেশেন্টটা খুবই ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট। এসএলই উইথ প্রেগনেন্সি খুবই ক্রিটিক্যাল। আচ্ছা, পেশেন্টের এরকম আগেও একটা হিস্ট্রি হয়েছে। প্রথম বাচ্চাটা নর্মাল হতে গিয়ে ডায়মন্ড হসপিটাল অন্ডালে মারা যায় এই পেশেন্টেরই? এই পেশেন্ট। তারপর ওনার বাচ্চা আসছিল না, আমাকে দেখিয়েই কিন্তু ওনার পরবর্তীকালে বাচ্চা কনসিভ করে। তারপর 9 মাস আমার চিকিৎসায় ছিল এবং আমি বলেও রেখেছিলাম এই পেশেন্টের যেহেতু আগে একটা নর্মাল হয়েছে, এনার এক্সপিরিয়েট করে নর্মাল করানোই সহজ। তার কারণ এসএলই পেশেন্টের সিজার করা খুব রিস্ক, অনেক রকম ড্রাগ ফ্রাগ দেওয়া হয়। কালকে পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল, হ্যাঁ, উইথ লেবার পেন, কিন্তু মানে সেরকম লেবারে ছিল না, ল্যাটেন্ট ফেজ অফ লেবারে ছিল, মুখ বন্ধ ছিল। তো আমরা অবজারভেশনের জন্য 24 ঘন্টা রেখেছিলাম এবং কালকে রাত্রেও আমরা চেক করে গেছি, হার্ট সাউন্ড বাচ্চা সবকিছু ঠিক আছে, মা বাচ্চা দুজনেই স্টেবল। এবার আজকে সকালবেলায় পেশেন্ট লেবারে যায়, আমাকে খবর দেওয়া হয়, আমি আমার আন্ডারে পেশেন্ট ভর্তি ছিল, আমার নাম ডাক্তার চন্দন সেন। আমি আসি, এসে শুনি এখানে পেশেন্টের আইইউএফডি হয়েছে। তবে আমার অবর্তমানে সিনিয়র গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর কল্যাণ দত্ত ছিলেন, উনি অ্যাটেন্ড করেছেন। এবার দেখুন নার্সের গাফিলতি কিনা বলা তো যায় না, এতদিন ধরে আছি কোনো নার্সের কমপ্লেন তো পাইনি। হ্যাঁ, এটা ঘটনা 100-র মধ্যে 1% আইইউএফডি মানে বাচ্চা মারা যায় আনএক্সপ্লেইন কজ, সেটা কখনো বলা যায় না। এবার দেখুন একটা কারো বাচ্চা মারা গেছে, আমার যদি গাড়িতে ধাক্কা লাগে, আমার সাময়িক একটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তো হবেই, সেটাও পেশেন্ট পার্টির হচ্ছে। আমি ওনাকে বোঝালাম, উনি ব্যাপারটা বুঝলেও না এবং উনি বললেন, ও ডাক্তারবাবু আমার আপনার এগেনস্টে বা অন্য কারো এগেনস্টে কোনো অভিযোগ নেই, শুধু নার্সদের এগেনস্টে। তো আমরা এবার সেটা প্রশাসনিক লেভেলে খাটিয়ে দেখছি নার্সের কি ব্যাপার, কি না, কি অসুবিধা হয়েছিল। ইটস ভেরি আনফর্চুনেট। তবে মা স্টেবল আছে এখন, আমরা চেষ্টা করবো মাকে যত তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ওনাদের যে বক্তব্য যে বারবার নার্সকে ডাকার পরও আসেনি, মানে এই জন্য এই ঘটনাটা লেভেলে এবার খুঁটিয়ে দেখবো। আমাদের এখানে এবার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন হবে। আমরা ডিউটি বুস্টার দেখে কোন নার্স কি না। लाहौर के नबगनपुर गांव में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। ईसीएल कर्मी साधन पाल के घर का दरवाजा अंदर से बंद कर चोरों ने लाखों के नगद और 5 तोला सोना चुरा लिया। घटना के समय साधन पाल अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। चोरों ने घर की खिड़कियां और अलमारी तोड़ दी। पीड़ित के अनुसार बैंक से निकाले गए 1 लाख रुपए और कीमती गहने चोरी हुए हैं। स्थानीयों ने बताया कि गांव में लगातार चोरियों से दहशत है और पुलिस अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं कर सकी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। বাড়িতে কালকে আমরা সকাল থেকেই ছিলাম না, সবাই, হ্যাঁ সবাই ছিলাম না। তো সন্ধ্যে পর্যন্ত বৃষ্টি নামাইলে সন্ধ্যেতে আসার কথা ছিল, তো আসা হলো না। সেই কারণে আবার
ভোরেই এসেছি। ভোরে বলতে 5:30 নাগাদ এসেছি। বাইরে দরজাটা দেখছি যে চাবিটা খুলছি কিন্তু দরজাটা খোলা যাচ্ছে না। পাঁচিল ভেঙে এবারে দরজাটা বাইরে চাবি মারাই ছিল, বাড়ি চাবি মারা ছিল, বাড়ি বলতে ইন্টারলক মারা ছিল, ওদের বুঝতে পারিনি। ভেতরে ঢুকে পাতে দেখছি যে এই ধারে ডোর বলটা লাগাই পাতে দড়ি বেঁধে নিয়েছে। তারপরে দেখলাম পাঁচিলে উঠে দেখছি যে আম গাড়া শুধু পেরে নিয়েছে, আমাদের সাথে আম পেরেছে। তারপরে ওই দরজাটা খুললাম, এই দরজা চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে দেখছি তখন গোটা ঘরটাই কত টাকার কি সাম গেল আপনাদের? এরকম নগদ 1 লাখ টাকা ছিল। আচ্ছা, আর ভরি 5 গয়না, সোনার গয়না ছিল না? সোনার গয়না। তো এই যে তালা বন্ধ রেখে বাড়ি যাওয়া, এদের কতটা আতঙ্ক হয়ে পড়ে, আগামী দিনে কি ভাবছেন? আগামী দিনে ভাবছি এবারে সতর্ক হতে হবে। আর এই বাড়ি ছেড়ে মানে যে দরজা জানলা সব বলছিল সত্য করতে, যে তার দরজা যেগুলা চাবি তারা আগে করেছি, দরজা একটাও ভাঙতে পারে নাই, জানলা ভেঙে ঢুকেছে। শুধু জানলা ভেঙে ঢুকেছে। আবার রুমের মধ্যে বারান্দায় ঢুকেছে, কিন্তু দরজাটা রুমে চাবি মারা ছিল, তাও ভাঙতে পারে নাই। নিয়ে রুমের বাইরের দিকে থেকে জানলা ভেঙেছে, নিয়ে ঢুকেছে। আমরা খুবই আতঙ্কিত। আমাদের এর আগেও এই গ্রামে 6 থেকে 7 বার চুরি হয়েছে এবং এই পাশের বাড়িতে 3 বার চুরি হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যাতে এর কোনো সুরাহা ব্যবস্থা একটা নেওয়া হয়, তাতে আমরা খুবই উপকৃত হইব গ্রামবাসী। এই যে ঘরে তালা বন্ধ করে যেতে হবে, কতটা ভয় মনের মধ্যে আমরা থাকবে? খুবই আতঙ্কিত আছি। এই বাড়ি ছেড়ে আমরা একজন না একজন থাকি বাড়িতে, তাছাড়া খুবই। हजारीबाग जिले के NH-90 की सड़कों पर सड़क दुर्घटना अब आम बात हो गई है, खासकर बरकट्टा प्रखंड में नेशनल हाईवे रोड, जहां पर अधूरा फ्लाईओवर निर्माण अब लोगों की जान पर बनाया है। करीब 1 दशक से इस हाईवे को 4 लेन से 6 लेन में बदला जा रहा है, लेकिन बरकट्टा चौक के पास लगभग 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर अब भी अधूरा पड़ा है। पिलर खड़े हैं लेकिन ऊपर सड़क नहीं बनी। स्थानीयों के मुताबिक इस कारण अब तक 100 से अधिक लोगों की सड़क दुर्घटनाएं में जान जा चुकी है। आए दिन हादसे होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बाइक सवार इसका शिकार होते हैं। दुकानदार और राहगीर बताते हैं कि अब सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। 4 लेन में से केवल 2 लेन चालू है, जिससे रोज ट्रैफिक जाम और हादसे होते हैं। जनता का गुस्सा अब प्रशासन और निर्माण एजेंसियों से सीधा सवाल पूछ रहा है, कब खत्म होगा यह जानलेवा इंतजार। दुर्घटना को देख रहे हैं यहाँ पे। जब से ये रोड बनना प्रारंभ हुआ है विगत करीब 12 वर्षों से, तब से एक्सीडेंट्स और मौतों के अलावा कोई विकास कार्य नहीं दिखा है। चौपारण के चोरदाहा बॉर्डर से लेकर के आपका अटका तक जो रोड की स्थिति है ये देखने लायक है। पिछले 2-3 दिन पहले यहीं के से एक बगल गांव के माँ बेटे आ रहे थे और दोनों की लाशें एक साथ जली है। ये घटना जो है क्षेत्र में बहुत ही मर्माहित किया हुआ है। अगर आपको बता दें कि ये क्षेत्र जो है हमेशा से जो है मतलब भय बना रहता है। देख रहे होंगे कि हमारे पीछे ये जो पूरा जो खंभे हैं, इन खंभों को अगर कहा जाए तो आस में लोग हैं। करीब 6-7 साल से तो ये खंभे लगे हुए हैं, लेकिन कोई विकास कार्य नजर नहीं आ रहा। देखिए रोड किनारे किनारे इतने गड्ढे हैं और ये तो बाजार की स्थिति है। बाजार से अगर आप आगे बढ़ते हैं, उधर बढ़ते हैं बगोदर की तरफ और या फिर बरही की तरफ जाते हैं, तो रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में जो है पानी जमाव के कारण जो है एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कभी रोड का काम स्टार्ट करता है, कभी बंद करता है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ का दुर्भाग्य है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी दुर्भाग्य है जो ये जगह विकास नहीं कर रहा है। और ये रोड नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ के जो छुटभइये नेता हैं, जो ऑन कैमरा अलग बात बोलते हैं और ऑफ कैमरा अलग बात बोलते हैं। देखते हैं आप लोग आए दिन और क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत 1 दिन 2 दिन तो छोड़ कर रोज एक्सीडेंट होता ही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम पब्लिक के बारे में कोई सोचता नहीं है। रोज यहाँ का कैंडिडेट कोई मुखिया सरपंच कोई कुछ नहीं ध्यान देते हैं। और रोज तो देखते रोज 1 दिन 2 आज यहाँ कल वहाँ परसों यहाँ, हम लोग को चलना आफत हो जाता है। कोई रोड का डिस्टर्ब इतना डिस्टर्ब है कि पानी लाने के लिए सोचना पड़ता है, इतना रोड डिस्टर्ब है। हमेशा देखिए कभी गाड़ी इधर कभी गाड़ी, ना कोई विधि व्यवस्था, न किधर से गाड़ी जाएगा, क्या कोई बॉर्डर कोई कुछ मतलब कोई मतलब रोड के बारे में कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं।
धनबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल के नोडल द्वारा दिए गए इस्तीफे के मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सिविल सर्जन के साथ बैठकर इस मामले पर बात करेंगे और उचित कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि डॉक्टर राजकुमार ने सिविल सर्जन को 7 मई को इस्तीफा सौंपा था, जिसमें यह जिक्र किया था कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है और उनके पास वित्तीय पावर भी नहीं है। किस चीज का इस्तीफा, मतलब क्यों, जानकारी नहीं है। और नोडल के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार डॉक्टर राजकुमार नोडल से सदर अस्पताल के कहाँ पर सदर का प्रभारी था, उन्होंने नोडल के पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया कि उनका कहना था कि सिविल सर्जन अनावश्यक दबाव बनाते हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। इसके बाद एक और डॉक्टर ने कल इस्तीफा दिया है। देखिए, इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं है। सीएस अगर ऐसा कर रहा है तो डॉक्टर्स को हमसे बात करनी चाहिए। ये भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से डॉक्टर ला रहे हैं। मेरा पसीना छूट गया, हम डॉक्टर से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। जो रिटायरमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग हायर कर रहे हैं। डॉक्टर्स की कितनी कमी है। तो कोई बात है तो आपने संज्ञान में दिया है। मैं सिविल सर्जन को बुलाता हूँ और तीनों डॉक्टर को बुलाता हूँ। आप कल मैं आ रहा हूँ, कल सदर हॉस्पिटल में, एक मिनट, वहाँ सिविल हाउस में तीनों डॉक्टर को और सिविल सर्जन को बुला लीजिएगा। अगर जो दोषी होगा वहाँ उस पर कर। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नई उत्पाद नीति पर झारखंड शराब व्यापारी संघ ने खुशी जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद का आभार प्रकट किया और कहा कि सरकार का यह निर्णय न केवल शराब व्यापारी के लिए राहतदायक है, बल्कि इससे राज्य के राजस्व में भी आशातीत वृद्धि होगी। वहीं स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जबकि रांची के व्यापार संघ के अध्यक्ष बीरेन्द्र शाह ने इस नीति के खामियों को बताते हुए कहा कि सरकार का सबसे प्रमुख होता है कि रेवेन्यू जनरेट हो, जिसमें 4000 करोड़ की रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात कही गई थी। इस पर व्यापारियों की तरफ से सुझाव भी दिया गया था कि 10% MGR बढ़ाए, जिससे लगभग 3200 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी है। इससे व्यापारियों में थोड़ी नाराजगी जरूर है। इसलिए करके मैं हेमंत सोरेन जी को, उत्पाद मंत्री हमारे जोगिंदर प्रसाद जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने देर से ही 3 महीना बिता दिए लेकिन पॉलिसी को ले आए। इसके लिए खुशी है। अब इसमें यह देखना है कि जल्द से जल्द इस नीति को लागू करें, ताकि 1 जुलाई से हम लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि 1 जुलाई से 45 दिन लग जाता है इस प्रक्रिया में। तो मैं समझता हूं सोमवार से ऑफिस खुलेगी, कल से। तो विभाग अब कितना जल्दी इस पर अमल करती है। नोटिफिकेशन जारी होगा, हमको लगता है बुध बीफे तक जारी हो जाना चाहिए। उसके बाद जिला में जाएगा, उपायुक्त के पास जाएगा। उपायुक्त हर जिला में जैसे दुकान कहीं 70 है तो उसको 75 करना है कि 80 करना है कि 50 करना है, ये जिला के उपायुक्त ही तय करते हैं। और जो MGR होता है, जो इनका मेन रेवेन्यू का पार्ट होता है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है सरकार को। और सबसे बड़ा पार्ट होता है कि मतलब 2700 करोड़ पिछले वर्ष अभी सरकार को आया है। और इस वित्तीय वर्ष में जो जानकारी है मुझे, 4000 करोड़ की तैयारी है। अब 4000 करोड़ एक बैग बहुत ज़्यादा दे दिया गया, जबकि हम लोगों ने सुझाव जो मांगा गया था बीच में हम लोगों से, तो सुझाव भी हम लोग दिए थे, करीब बहुत से लोग दिए थे कि जो अभी वर्तमान में पॉलिसी है उस पर 10% रख करके हम लोग को दिया जाए। तो 10% जो होता है 3150 करोड़, 3200 करोड़ के लगभग देना चाहिए था, लेकिन 4000 करोड़ उन्होंने लाने का ये किया है। फिर भी चलिए देखा जाएगा कि कितने व्यापारी इसमें, बहुत से व्यापारी इधर उधर हो गए, लेकिन हम लोग फिर भी खुश हैं कि राज्य में यहाँ के लोगों के लिए शराब व्यापारी जो वंचित थे 3 साल से, वो पुनः लौटेंगे। इसके लिए सरकार को मैंने कुछ सुझाव भी दिया है, बहुत सारी सुझाव दिया है, जिस पर सरकार ने मांगी भी मान ली है कि 5% पेनल्टी लगता था हम लोग को। 5% पेनल्टी मतलब कि हमको अगर 25 लाख रुपया 25 तारीख को जमा करना है रेवेन्यू, तो हमको मान ली कि हमारे पास हो गया 20 लाख रुपया, 5 लाख नहीं हुआ, तो प्रतिदिन 5% पेनल्टी लगाया जाता था पहले। इसको सरकार ने मान लिया। इसके लिए बहुत धन्यवाद कि 0.5%
उन्होंने किया है। नहीं, 1% था, उसको सुधार करके 0.5% कर दिया गया। 1% पहले था, लेकिन फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए तो उन्होंने 0.5% कर दिया है। ये हुआ। दूसरी बात कि हम लोग को कोटा सिस्टम जो है वो MGR में समायोजित कर दिया गया है। भेंट का जो सिस्टम है 75% भेंट, हम लोगों ने मांग किया था कि जैसे पड़ोसी राज्य बंगाल में 35% भेंट लगता है, तो उसको यहाँ भी समायोजित कर दिया जाए ED ETD के मार्फत से एक्साइज ड्यूटी के माध्यम में। लेकिन वो ना हो करके 75% को दूसरे रूप से घुमा करके वो हम ही लोगों से लिया जाएगा, आम कंज्यूमर से लिया जाएगा। इसमें महंगी शराब जो फॉरेन मेड शराब है वो सस्ती हो जाएगी पहले से, और जो पॉपुलर ब्रांड है बियर है वो सस्ती नहीं हो पाएगी। कारण क्या है कि ED और ETD एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। पहले 5% था और 95 था, अभी 10 और 90 कर दिया गया है। सरकार की तरफ से जो थी वो पूरा हो चुकी है, लेकिन ये इससे 10 से 15% बढ़ानी चाहिए थी। जो 4000 करोड़ करने वाले हैं ये लोग, जो कि लॉटरी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लॉटरी जब होगी उठ नहीं पाएगा दुकान। इससे क्या होगा, सरकार को बार बार री टेंडर कराना पड़ेगा रेवेन्यू डाउन करते हुए। वो सरकार को एक ही बार कैलकुलेशन करके चाहिए था कि टेंडर करवाए, लेकिन इसमें नए लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, वो लोग घुस जाएंगे, वो लोग बुरी तरह बर्बाद होंगे। 2 महीना चला नहीं पाएंगे, पूरा निरस्त हो जाएंगे। तो ये सब समझने चाहिए सरकार को, जो कि अभी ये लोग किस कैलकुलेशन में चल रहे हैं। 4000 करोड़ रखे हैं, ये हमेशा बर्डन दी जाती है आम पब्लिक को जब टेंडर होती है तब। ऐसे तो कोटा रहती नहीं है। जब सरकारी रूप से चलाया जा रहा है अभी, तो कोई कोटा नहीं है सरकार का दुकान में कि इतना टारगेट है, इतना ही बेचना है, इतना रेवेन्यू देना है। मंथली हम लोग को टारगेट दिया जाता है कि इतना आपको रेवेन्यू देना ही देना है। प्लेंटी का जो बात की है सुबोध भैया अभी, वो प्लेंटी हम लोग में लगता है, ना कि सरकार चलाती है तो लगता है। तो बराबर भाई एक नज़र से देखिए ना आप लोग, सरकार है तो दोनों को बराबर रूप दीजिए, रूल दीजिए, कानून में चलवाइए, ताकि हम लोग भी कुछ कमा सके। जितना लोग हैं चला रहे हैं दुकान वगैरह, तो परेशानी उसी में है। अब सरकार इसमें थोड़ा गौर करे और हम लोग का ये आग्रह स्वीकार करे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।